गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो वीडियो आपके पास आ रही है ये क्लास 10th की हिस्ट्री की द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड इस चैप्टर की वीडियो है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने जो उस समय जो ग्लोबलाइजेशन था उसने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। तो आगे चलते हैं इसमें द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। आजकल जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। अगर 50 ईयर्स से पहले अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो भी बाहर की कंपनीज यहाँ पर आई हैं वो ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। और जो भी हम इतना स्टफ देखते हैं वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिकल और किसी भी तरीके का, चाहे वो कंज्यूमर गुड हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड हो या पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल गुड्स हो, तो सारे के सारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमको दिखाई देते हैं। When we talk about globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. But as you will see in this chapter, the making of a global world has long history of trade, of migration of people in search of work, the movement of capital and much else. अब देखिए ग्लोबलाइजेशन से न केवल ट्रेड होता है, उससे फूड, कल्चर, लैंग्वेज, टूरिज्म एंड सो ऑन, ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट हैं। As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we lived has emerged। मतलब किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने हमारी जिंदगियों को बदल के रखा हुआ है और किस तरीके से ये उभर के सामने आया। All through history, human societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity and spiritual fulfillment or to escape persecution। अब देखिए एंशियंट टाइम से जो ट्रैवलर्स होते थे वो बेसिकली ट्रैवलर्स भी होते थे, जो पिलग्रिमिस्ट भी होते थे, प्रीस्ट भी होते थे, जो कि अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टू प्रमोट दियर रिलीजन ट्रैवलिंग करते थे। बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया is the cradle of many religions which is present today in our world। जो भी एग्जिस्टेंस आप देखते हैं बेसिकली बहुत से रिलीजन का होम रह चुका है इंडिया, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये चारों बड़े रिलीजन हैं पूरे वर्ल्ड में। और इनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ या जब इमरजेंस हुई तो इनकी इंडिया से ही हुई। दे कैरी गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। तो मनी भी लेकर के आते हैं, वैल्यूज भी लेकर के आते हैं, फूड भी लेकर के आते हैं, कल्चर भी लेकर के आते हैं और जर्म्स और डिजीजेस भी लेकर के आते हैं। जैसा कि अभी आपने पिछले 2 सालों में देखा, कोविड ट्रैवलिंग से ही ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ और ट्रैवलर्स ही इनके कैरियर्स बने। और बेसिकली जहां से ये ओरिजिनेट हुआ वहां के लोग जल्दी इम्यून हो गए और जहां पर ये फैला वहां के लोग जल्दी इम्यून नहीं हो पाए, इसीलिए डेथ रेट ज्यादा बढ़ करके सामने आया।
As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with the present-day West Asia for more than a millennia. Kauri is the Hindi kauri or seashell used as a form of currency. Kauri ये करेंसी के फॉर्म में यूज करी जाती थी वेस्ट एशिया से जब हमारा ट्रेड होता था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोथल जो कि गुजरात में है और ये सबसे एंशियंट सी पोर्ट माना जाता है फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स था तो वो लोथल गुजरात से होता था। From the Maldives found their way to China and East Africa. The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. तो अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग आते थे, अलग अलग जगहों से लोग आते थे। तो बेसिकली ये जो डिजीजेस फैलने का ये जो एक लिंक बना वो 7th सेंचुरी से पहले 7th सेंचुरी से शुरू हुआ और 13th सेंचुरी तक ये बिल्कुल एकदम अनमिस्टेकेबल लिंक बन करके सामने आया। नाउ सिल्क रूट links the word. The Silk Route are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between the distant part of the world. अब देखिए जो सिल्क रूट है इसका सिल्क रूट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इससे ट्रेडिंग मोस्टली सिल्क की करी जाती थी। जो भी चाइना में जो सिल्क प्रोड्यूस होता था उसकी इससे ट्रेडिंग करी जाती थी। और अभी आप जो उज्बेकिस्तान देखते हैं प्रेजेंट टाइम में वहां से ये होकर के चाइना से शुरू होता था और उज्बेकिस्तान होते हुए और ये मिडिल ईस्ट और सीरिया का कंट्री है वहां तक और फिर उसके बाद वो वेस्टर्न यूरोप में पहुंच जाता था। The Silk Route are a good example of a vibrant pre-modern trade and cultural links between the distant part of the world. The name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and northern Africa. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. अब देखिए क्रिश्चियन एरा से पहले इनके एग्जिस्टेंस पाए जाते हैं और ये कब तक रहते हैं 15th सेंचुरी तक इनकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है और नॉर्थ अफ्रीका तक इनकी लिंकेज पाई जाती है और एशिया की लिंकेज यूरोप से चाहे वो लैंड से हो या सी से। But the Chinese pottery also traveled the same route as did textiles and spices from India and Southeast Asia. In return, precious metals, gold and silver flowed from Europe to Asia. अब देखिए सिल्क स्पाइसेस ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप जाते थे और यूरोप से क्या वापस आ रहा है एक्सचेंज में गोल्ड, सिल्वर
बेसिकली गोल्ड सिल्वर इसलिए आता था क्योंकि एक तरीके से यूरोपियंस को ये पता नहीं था कि ये इतना महंगा होगा, सिल्क और स्पाइसेस, उनको ये नहीं पता था कि ये इतना सस्ता बैठेगा। और बदले में क्योंकि कोई मीडियम ऑफ करेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर ये हमको इन एक्सचेंज दे देते थे। Trade and cultural exchanges always went hand in hand. Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, and as did early Muslim preachers a few centuries later. Much before this, Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting point on the Silk Route. अब देखिए क्या हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज तो आ ही रही है, उसके साथ साथ जैसा कि हमने पहले बताया कि रिलीजन भी इधर से उधर जा रहा है। तो देखिए 15वीं सेंचुरी के आसपास मुस्लिम इन्वेडर्स जो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया में इस्लाम को प्रमोट किया। फिर उसके बाद लेटर 15वीं सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी प्रमोट हुई थ्रू यूरोपियंस। जब यूरोपियंस इंडिया में आने लगे, और उसके पहले बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया से फार ईस्ट चाइना एंड जापान तक पहुंचा। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली न केवल सिल्क रूट या जो भी ट्रेडिंग होती है या जो भी हम ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, उससे न केवल गुड्स एंड सर्विसेज ही बाहर जाती हैं, रिलीजन भी बाहर जाते हैं और कई कल्चर और लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होता है। नाउ फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। Food offers many examples of long-distance cultural exchange. Traders and travelers introduced new crops to the land they traveled. अब देखिए जो भी एडवेंचरस सेलर्स थे जो यूरोप से एशिया या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक पहुंचे, अपने साथ रेडी टू ईट फूड लेकर के चलते थे, क्योंकि कई दिनों का रास्ता होता था। तो बेसिकली जो आज हम अपने खाने में बेसिकली स्टेपल फूड जो मिलता है हमको, वो कहीं ना कहीं से ट्रैवल होकर के हमारे पास आया। जैसे कि पोटैटो, ये आपका पोर्टुगल से आया, स्पेन से, टमेटो, कॉर्न अमेरिका, स्पैगेटी ये इटली से, food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduced new crops to the land as they traveled. Even ready food stuff in distant parts of the world might share common origins. Take spaghetti and noodles. It is believed that noodles traveled west from China. यानी कि नूडल्स कहां से, चाइना से वेस्ट की तरफ ट्रैवल हुए और इटली में वो क्या बन गए, स्पैगेटी। Or perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy. और अरब ट्रेडर्स सिसिली से पास्ता लेकर के गए जो इस समय इटली में है।
Similar foods are also known in India and Japan, so the truth about their origins may never be known. Yet such guesswork suggests the possibilities of long-distance cultural contact even in the pre-modern world. Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnut, maize, tomatoes, chili, sweet potato and so on were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. यानी कि हमारे एंसेस्टर्स को इनकी जान पहचान नहीं थी। तो इस तरह की चीजें दूसरे कॉन्टिनेंट से हमारे कॉन्टिनेंट में आई और वो एक तरीके से हमारे फूड और कल्चर में इस तरीके से घुल मिल गई जो कि कभी हम सोच नहीं सकते थे। अब जैसे आप पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो जो आपका यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर ये गर्मियों में होता है, लेकिन यहां पर इस तरीके से कुछ उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किए गए और अब यहाँ ये पोटैटो इंडिया में जो होता है वो सर्दियों में होता है। These foods are only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continents that would later to become known as America. अब देखिए ये तभी हमारी जान में आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया और जो अमेरिका का नाम पड़ा, अमेरिका का जो नाम पड़ा वो एक इटालियन ट्रैवलर था, अमेरिको वेस्पुसी, के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा और बहुत बड़ा ये कॉन्टिनेंट था। Here we will use America to describe North America, South America and Caribbean. यानी कि जितना भी आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड देखते हैं ये पूरा अमेरिका किसने खोजा? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस ने और साउथ अमेरिका किसी और ने डिस्कवर किया। इनफैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। और जो भी हम कॉमन फूड इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली जो वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स थे जिनको हम अमेरिकन इंडियंस बोलते हैं, उन्होंने उनका ये मेन स्टेपल फूड हुआ करता था और बेसिकली इनको पॉपुलरली इनको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। Sometimes the new crops could make the difference between life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato. Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid-1840s, hundreds of thousands died of starvation. अब देखिए जो आयरलैंड में एक भयानक सूखा पड़ा था जिससे कि जो वहां के जो पीसेंट से पोटैटो पर इतना निर्भर हो गए थे कि जब 1840s में जब सूखा पड़ा तो कई लोग, हजारों हजार लोग केवल भूख से मर गए। क्यों? क्योंकि वो पोटैटो पर डिपेंडेंट हो गए थे। अब हम इसमें बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अच्छा, एक चीज आप लोग थोड़ा सा ये नोटिस करिए कि हम किसी पर कॉन्क्वेस्ट क्यों करते हैं, हम किसी के ऊपर इन्वेड क्यों करते हैं। थोड़ा सा सोचिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम किसी के ऊपर कॉन्क्वेस्ट क्यों करते हैं। क्या ऐसी वजह रहती होगी कि हम कॉन्क्वेस्ट करते हैं किसी के ऊपर। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. अब देखिए क्या हो रहा था, एक बदलाव सा समझ में आया कि 16th सेंचुरी जब शुरू हुई
तो बहुत जो वर्ल्ड का जो एक वास्टनेस दिखाई दे रही थी वो अब श्रैंक होने लगा, यानी कि अब जो वर्ल्ड था वो सिकुड़ने लगा था। तो क्या हुआ कि यूरोप से एशिया की तरफ एक सी रूट खोज लिया गया था, वहां अफ्रीका, उसका क्या नाम था, केप ऑफ गुड होप। अब देखिए ये रूट जैसे ही खोजा जाता है यूरोपियंस के द्वारा तो सीधे सीधे जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बेसिकली एक तरीके से मैनीफोल्ड बढ़ जाता है यूरोप और एशिया का, और बेसिकली साउथ एशिया का, क्योंकि इंडिया स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस था। अब जब इंडिया स्पाइसेस के लिए फेमस था और जो आपका इंडोनेशिया है साउथ ईस्ट एशिया में, ये भी स्पाइसेस के लिए ही फेमस था। तो तब यूरोपियंस आने लगे। सबसे पहले इंडिया में पोर्टुगीज आए, तो ये क्या करते हैं कि इंडिया में इन्होंने स्पाइसेस और सिल्क से यहां से लेकर के गए और यूरोपियन कंट्री से बेचना शुरू किया और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया और यूरोपियन को बताया कि इंडिया की चमक दमक कैसी है और कितना वेल्दी इंडिया है। तो ये सब चीजें सामने आने लगी और अमेरिका की तरफ भी यूरोपियंस बढ़ने लगे फॉर द कॉन्क्वेस्ट, हर चीज के कॉन्क्वेस्ट के लिए, चाहे वो किसी लैंड का कॉन्क्वेस्ट हो या वहां के प्रेशियस मेटल्स या रिसोर्सेज का कॉन्क्वेस्ट हो। फॉर सेंचुरीज बिफोर इंडियन ओशन हैड नोन फॉर अ बस्टलिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपुल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर्स। अब देखिए जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि 9th सेंचुरी के आसपास या जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो रहा था तो ट्रेडिंग यूरोप की एशिया से होती थी, लेकिन उतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता था जितना कि अब होने लगा था, क्योंकि ये एक तरीके से नया रूट आ गया था। क्योंकि आप देख रहे हैं वेस्ट एशिया से जो लोग आते थे वो हिंदू कुश पर्वत के आसपास से, हिंदू कुश माउंटेन के आसपास से इंडिया में आ जाते थे लैंड के थ्रू, लेकिन सी के थ्रू बहुत कम आते थे। अब देखिए द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट इन दियर नेटवर्क। अब ये जो इंडियन ओशियन का तो आप रीजन देखते हैं, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये एक क्रूशियल पॉइंट माना जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी, क्योंकि कोई भी अगर यूरोप और अफ्रीका से आ रहा है और उसको अगर फार ईस्ट एशिया में जाना है तो यहां से होकर के ही जाना पड़ेगा, यानी कि इंडियन ओशियन से होकर के ही जाना पड़ेगा। और इसीलिए इंडियन ओशियन का जो ये पार्ट है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जंक्शन भी है और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है। The entry of the Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए जब ये रूट खुल गया वाया अफ्रीका से एशिया, साउथ एशिया और आपका साउथ ईस्ट एशिया, तो इस फ्लो को, जो ट्रेड का फ्लो हो रहा था या जो मनी का जो फ्लो हो रहा था और गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा था, ये यूरोपियंस ने एशिया से अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करी। बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट फ्रॉम द 16th century its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. अब क्या हो रहा था, जब अमेरिका की खोज से पहले वो पूरे वर्ल्ड के लिए बिल्कुल अननोन था, लेकिन जैसे ही अमेरिका की खोज होती है 16th सेंचुरी में, तो क्या होता है कि एक तो उसके जो पास्चर लैंड्स हैं या जो आप कह सकते हैं ग्रास लैंड है, उनमें जो गेहूं की खेती होती है बहुत जबरदस्त तरीके से होती है, तो वो
एक तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना। और मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन, जब मिनरल्स वहां पता लगने लगे यूरोपियंस को, तो उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट में ये चीजें खोजनी शुरू करी और फिर उसके बाद उसको अपने वेल्थ में कन्वर्ट करके अपने कॉन्टिनेंट या अपने कंट्रीज में ले जाना शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ कि इसने वहां के लोगों की ट्रेड और लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी इसी की, हिस्ट्री की, क्लास 10th की। और अगर कोई भी आपको इस वीडियो में कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी कंट्री पर कॉन्क्वेस्ट क्यों करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेरीज आप लोग बिल्कुल अपने सामने रखें। जो भी नहीं समझ में आता है या क्वेरीज आपकी होती हैं, आप अपने सामने रखिए। आपकी क्वेरीज को बिल्कुल सुलझाया जाएगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।